हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज ये क्लास में जो है ट्रेड थ्योरी फिटर के लिए है। ट्रेड थ्योरी फिटर फर्स्ट ईयर की ये क्लास है। और जैसा कि मैं आप लोग को काफ़ी दिनों से आप लोग की क्लास ले रहा हूँ अलग अलग क्लास में, हमने आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में शीट मेटल के बारे में लगभग पढ़ा दिया। पिछली क्लास में मैंने रिवेट और रिवेटिंग के बारे में पढ़ाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवेट और रिवेटिंग के बारे में। अब जो अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 4, जो मॉड्यूल 4 है वो है वेल्डिंग। अब हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेल्डिंग क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फिटिंग और दूसरी वेल्डिंग। वेल्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है फिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। सबसे पहले वेल्डिंग शुरू करने से पहले वेल्डिंग से संबंधित सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या क्या किस प्रकार के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, किस प्रकार की गैसें इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की वेल्डिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में। कोई भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमें ये जान लेना है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। नहीं करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप थोड़ा सा काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जो काम करना चाहिए, लेकिन जो काम नहीं करना है उसे कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जो काम नहीं करना है अगर उसे कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सेफ्टी, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले सेफ्टी बताई जाती है कि इस काम को करने में क्या क्या रिस्क है और उस रिस्क से हमें कैसे बचा जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको सेफ्टी में बताया था कि सेफ्टी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है सामान्य सुरक्षा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सामान्य सुरक्षा। जो दूसरा होता है वो होता है मशीन की सुरक्षा, और तीसरा होता है स्वयं की सुरक्षा। दूसरा मशीन और तीसरा स्वयं, खुद की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी। तो पहले सामान्य सुरक्षा में क्या आता है कि क्या होता है कि वेल्डिंग क्या है, एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, जिसमें क्या है जो टेम्परेचर है वो लगभग 3300 डिग्री टेम्परेचर, बहुत होता है 3300 डिग्री टेम्परेचर। अगर किसी व्यक्ति के नंगे बदन पे पड़ जाए तो उसका बदन वहीं से मतलब कट सकता है, जल सकता है, मतलब जल के एकदम उसको हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, दोबारा उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। इसलिए वेल्डिंग में हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मृत्यु मतलब जान तक जाने का जोखिम रहता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि काफ़ी हद तक सेफ्टी के सारे रूल्स को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करना होता है। अब चोट लगने के लिए वेल्डर अत्यधिक गर्मी और आग के संपर्क से बचने के लिए चमड़े के भारी सुरक्षात्मक लंबी आस्तीन वाले जैकेट उपकरण पहनते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले सामान्य सुरक्षा के बारे में बात कर लें कि कर्मियों को चोट से बचाने के लिए किसी भी प्रकार का वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आग, विस्फोट, बिजली के झटके, हानिकारक जो एजेंट होते हैं उनसे दूसरों को चोट लग सकती है। जैसे कि अनाधिकृत व्यक्तियों को वेल्डिंग को करने या काटने की अनुमति ना दें। जैसे जो व्यक्ति जिसको अपॉइंट नहीं किया गया है, जो व्यक्ति ट्रेंड है, स्किल्ड है, और जिसको जो कार्य दिया गया है वेल्डिंग करने का, केवल वही व्यक्ति ही वेल्डिंग करे। ये नहीं कि आप किसी अनट्रेंड आदमी ने उठाकर इलेक्ट्रोड चलाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी लापरवाही से दुर्घटना घट सकती है। लकड़ी के फर्श वाले भवन में वेल्ड ना करें। कोई भी लकड़ी का कहीं भी कोई घर है या कोई जगह है, वहां पर कभी वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो स्पार्क निकलते हैं, इस स्पार्किंग से आग लग सकती है। इसलिए कभी भी लकड़ी वाली कोई जगह है, ऐसी जगहों पे हमें नहीं करना चाहिए वेल्डिंग। सभी ज्वलनशील पदार्थ
जैसे कपास, तेल, गैसोलीन आदि को वेल्डिंग के आसपास नहीं होना चाहिए। जब भी वेल्डिंग करें तो कोई भी तेली जो सामान होता है, तेली पदार्थ, वो आसपास नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग काटने से पहले उन लोगों को पास में गर्म करें जो उचित या काले चश्मे पहनने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी वेल्डिंग को कभी नंगी आंख से नहीं देखना चाहिए। तो जो आसपास लोग खड़े हैं, तो उनको भी अगर वो वहां पर रहना है तो उनकी भी आंख पर काला चश्मा लगा होना चाहिए। नहीं तो आंखें बहुत ज्यादा समस्या कर सकती हैं। अगर आपने स्पार्क को देख लिया, 3-3 दिन तक आंखें दर्द करने लगती हैं, उसको ठीक होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। हर समय उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अपने पास में रखें। एक स्टैंड बाई पोजीशन में एक पर्सन होना चाहिए। स्टैंड बाई मतलब एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरा बगल में खड़ा रहे। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे कि आग लग गई, तो वो अग्निशामक यंत्र से आग को बुझा सके। उसको करंट लग रहा है तो तुरंत जाकर पावर स्विच को बंद कर सके। इसीलिए कोई भी कार्य होता है वेल्डिंग करते समय तो हमेशा 2 लोग, एक आदमी अकेला कार्य नहीं करता, 2 आदमी को कार्य करना चाहिए या आसपास होना चाहिए। वेल्डिंग का काम पूरा होने के बाद सभी हॉट मेटल पर निशान लगा दें। इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर सॉफ्टस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी वेल्डिंग का काम आपने कर लिया, लेकिन वेल्डिंग हो जाने के बाद देख के आप नहीं बता सकते कि वो वस्तु गर्म है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, वेल्डिंग हम कर देते हैं, टुकड़े को वहीं रख देते हैं, कोई आता है गलती से उस टुकड़े को उठा लेता है तो वो एकदम हीट रहता है। तो ये एक आध बार ये मेरे साथ भी हो चुका है। ये घटना जब मैंने वेल्डिंग करना सीखा था स्टार्टिंग में, तो मेरे साथ भी ये समस्या हुई थी कि मैंने गर्म पीस को हाथ में उठा लिया था, मेरा हाथ पूरी तरह झुलस गया था। तो ये मैं आपसे इस चीज को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि ये स्पेशली, ये नॉर्मली ये घटना सबके साथ घट जाती है। तो वेल्डिंग करते समय जो भी पार्ट अगर आप मतलब उस पर वेल्डिंग का काम किया और वो हीट है तो उसको उसके ऊपर मार्किंग कर दें, कि मार्किंग ये कर दें कि ये हीट है, भी इसको न छुएं, गर्म है, जो आप गर्म है इसको न छुएं या लोगों की पहुंच से दूर रखें। इसके बाद दुर्घटना से मुक्त होने के लिए हमें क्या है, पहले नियमों को जानना जरूरी है। नियम नहीं जानेंगे तो फिर फॉलो कैसे करेंगे। तो जहां पे सुरक्षा समाप्त होती है वहीं पे दुर्घटना शुरू होती है। नियमों की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। अब जैसे कोई कह दे कि यार मुझे ये नियम पता ही नहीं था, तो पता नहीं था तो क्या आपने जानने की कोशिश की? तो नियमों को पहले जानने, कोई भी खतरनाक काम आप करने जा रहे हैं या कोई भी रिस्की काम करने जा रहे हैं तो आपकी ये स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप नियम सारे जान जाएं। आप गाड़ी पे बैठे हैं, अगर आपको गाड़ी के ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा एक्सीलेटर है कौन सा ब्रेक है, तो आप चलाने जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी हुई ना कि मुझे जानकारी नहीं और मैं गाड़ी चलाने जा रहा हूँ। तो एक्सीडेंट होगा तो चोट किसे लगेगी? आपको लगेगी। इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य की अच्छी जानकारी और नियम सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद सुरक्षा सावधानियां हमेशा अच्छे सामान्य ज्ञान पर आधारित होती हैं। जो सुरक्षा की संबंधित सावधानियां हैं उसका नॉर्मल ज्ञान सभी को होता है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई गैस वेल्डिंग आदमी कर रहा है, तो गैस वेल्डिंग करते समय कौन कौन सी सुरक्षा का ध्यान उसको रखना चाहिए, सामान सुरक्षा का। गैस वेल्डिंग संयंत्र के किसी भी भाग का संयोजक में स्नेहक या तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे विस्फोट हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही इसने कि जो भी गैस वेल्डिंग वाला संयंत्र होता है, मशीन होती है, उसमें भी किसी भी प्रकार का स्नेहक, लुब्रिकेंट नहीं लगा होना चाहिए। लुब्रिकेंट क्या है? आग जल्दी पकड़ता है, इसलिए इससे विस्फोट भी हो सकता है। हमेशा आग प्रतिरोधी कपड़े पहने, जैसा कि फिगर नंबर 1 में कॉटन का या एस्बेस्टस का कपड़ा पहनना चाहिए, जिसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती। और आप नायलॉन या चिकना या फटे कपड़े पहन रहे हैं तो इससे आग क्या है, उसमें जल्दी पकड़ लेती है। तो वेल्डिंग करते समय हमेशा सूती कॉटन, मोटा सूती कॉटन कपड़े का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। आग के खतरों से बचने के लिए जैसे कोई भी रिसाव देखा जाता है तो उसे तुरंत ठीक करें। जैसे आपने सिलेंडर में अक्सर देखेंगे इस एरिया से लीकेज होने लगता है, तो अगर कोई लीकेज हो रहा है तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इस लीकेज को नजरअंदाज किया गया
तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। विस्फोट होगा, आसपास सभी लोग घायल हो जाएंगे। आग बुझाने के लिए हमेशा आग बुझाने वाले उपकरणों को संभाल कर रखें। फिगर नंबर 3, जैसे आग बुझाने के देखिए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगाए हुए हैं, दोनों दो। यहाँ पर बाल्टी में पानी भी है या बालू है, और ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो पोर्टेबल है, जैसे आपको किसी पर्टिकुलर स्थान पर लेके जाना है तो वहां पर आप उसे ले जा सके। किसी कार्य क्षेत्र को किसी प्रकार से आग से मुक्त रखें। सिलेंडर के लिए सुरक्षा, गैस सिलेंडर को रोल ना करें और ना ही उसे रोलर्स की तरह इस्तेमाल करें। जैसे गैस सिलेंडर्स हैं उनको हमेशा किसी ट्रॉली में लेके जाना चाहिए। भरे और खाली सिलेंडर अलग अलग रखें। हमेशा भरे और खाली सिलेंडर को अलग अलग, उपयोग ना होने पर सिलेंडर का वाल्व बंद कर दें। सिलेंडर ले जाने के लिए ट्राली का प्रयोग करें। सिलेंडर के वाल्व हमेशा धीरे धीरे खोलें, डेढ़ मोड़ से ज्यादा नहीं। जैसे कि जो सिलेंडर का वाल्व एकदम झटके से नहीं खोलना चाहिए, बहुत तेजी से गैस निकलती है, इसलिए उसको धीरे धीरे खोलना चाहिए। सिलेंडर खोलने के लिए सही सिलेंडर की चाबियों का प्रयोग करें। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां ना निकालें, यह बैकफायर या फ्लश बैक के मामले में सिलेंडर को जल्दी बंद करने में मदद करती है। आसान संचालन और सुरक्षा के लिए हमेशा सिलेंडरों का उपयोग एक सीधी स्थिति में करें। हमें सिलेंडर को हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में रखना चाहिए, सीधा, ना कि ऐसा टेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, रबर की नली की पाइप की सुरक्षा। जो रबर की नली की पाइप होती है उसकी सुरक्षा कैसे करें। रबर के नली की पाइपों की समय समय पर निरीक्षण करें। जो भी आपका जो गैस वाली पाइप है उसकी हमेशा समय समय पर आपको निरीक्षण करते रहना चाहिए। नली के पाइपों ट्यूबों को विषम टुकड़ों में प्रयोग, जैसे और टुकड़े टुकड़े में है तो उसको टेप या गोंद इस टाइप की लगाकर उसे जोड़ में प्रयोग नहीं करें। उसको अगर सॉलिड है, जैसे एक ही हो और बीच में कोई कट ना हो पाइप में, वैसी ही पाइप इस्तेमाल करनी चाहिए। कट वाले पाइप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जुगाड़ लगाकर जोड़ जोड़ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एसिटिलीन के लिए नली के पाइप को ऑक्सीजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप से न बदलें। देखिए एसिटिलीन में क्या होता है, दो गैसें होती है ना, अरे ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग होती है उसमें दो गैसें होती है, एक होती है ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरी होती है एसिटिलीन। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस का स्टैंडर्ड एक बनाया, मानक बनाया गया है, उसके लिए हमेशा ब्लैक वायर का इस्तेमाल करना, ब्लैक पाइप का। और जो एसिटिलीन है उसके लिए मैरून पाइप का। तो जैसे हमेशा ब्लैक होज पाइप देखिए, ऑक्सीजन के लिए हमेशा ब्लैक होज पाइप एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन का पाइप होता है वो किस कलर का होता है। तो आपको यह याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो पाइप होता है वो हमेशा ब्लैक होज पाइप होता है, और एसिटिलीन गैस का मैरून कलर। एसिटिलीन गैस का क्या होता है, मैरून कलर का पाइप होता है। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जब ब्लो पाइप उपयोग में ना हो तो आग बुझा दें। जैसे ब्लो पाइप क्या होता है, ये जो इसका टॉर्च होता है ना आगे का हिस्सा, ये इसी को बोलते हैं ब्लो पाइप। तो जब ब्लो पाइप का उपयोग ना हो तो आग बुझा दें और ब्लो पाइप को सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब लौ बुझ जाए और बैकफायर हो जाए तो दोनों ब्लो पाइप वाल्व को जल्दी से बंद कर दे और पानी में डुबो दें। जैसे बैकफायर का कोई बैकफायर हो जाता है, बैकफायर समझते हैं ना, जैसे आप गैस जलाते हैं तो भक्स एक अजीब सी आवाज आने लगती है, पीछे की तरफ आग जाने लगती है, तो उसी को बोलते हैं बैकफायर। तो बैकफायर जब होता है तो हमें क्या करें, तुरंत जो वाल्व होता है, ये देखिए वाल्व, इसमें दो वाल्व लगे होते हैं, दोनों वाल्व को बंद कर देना चाहिए। इसके नीचे यहाँ पर एक एसिटिलीन का होता है और एक ऑक्सीजन का, दोनों वाल्व को बंद करके इसका मुंह जो है पानी में डाल देना चाहिए। आर्क वेल्डिंग से पहले और कार्य करने के दौरान और बाद में क्या क्या सुरक्षा सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए सुरक्षा सावधानियां में क्या है, आर्क वेल्डिंग करते समय कभी भी नम या गिरी जगह पर खड़े ना हो। कोई भी आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, तो जहां पर गीला होगा तो वहां पर क्या होगा, करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए कभी भी गीली जगह पे आर्क वेल्डिंग हमें नहीं करनी चाहिए। हमेशा सभी सुरक्षित परिधान, जैसे इस फिगर नंबर 1 में देखिए, आर्क वेल्डिंग करने से पहले इस व्यक्ति को कैसे तैयार हुआ है। सेफ्टी शूज पहन रखे इसने, आर्म प्रोटेक्टर, ग्लव्स और फेस शील्ड, एप्रन, इसको एप्रन बोलते हैं, एप्रन, इसको बोलते हैं फेस शील्ड, फेस, SHIELD, फेस शील्ड, इसको बोलते हैं सेफ्टी शूज, ग्लव्स, एक है इसको बोलते हैं आर्म प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे उपकरण देखिए, ये पूरा तैयार है व्यक्ति वेल्डिंग करने के लिए। आंखों पर चेहरे की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग चिपिंग के दौरान क्रमशः वेल्डिंग और चिपिंग स्क्रीन का इस्तेमाल करें। गर्म धातुओं को संभालते समय चिमटे का प्रयोग करें। जैसे कि जब मान लीजिए आप कोई वेल्डिंग कर रहे हैं किसी धातु पे पकड़, और यहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी, फिर इसको पलट देना है। पलटने के लिए आपको अब कोई इस पकड़ने वाली वस्तु की जरूरत पड़ेगी, पकड़ने वाली वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये धातु बहुत ज्यादा गर्म है, इसको हाथ से नहीं पकड़ सकते, तो इसके लिए एक चिमटा चाहिए आपको। तो चिमटे का उपयोग करें ताकि इसको घुमाकर आप वेल्डिंग कर सके, पकड़ सके, घुमा सके, उसके लिए आपको एक चिमटे की जरूरत पड़ती है। पोर्टेबल स्क्रीन या वेल्डिंग बूथ का उपयोग करके बाहरी लोगों को विकिरण और किरणों से बचाएं। जैसा ये देखिए फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ से एक बूथ बना दिया गया है। जब भी आप कोई वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर आप कार्य कार्य तो कर रहे हैं, और विकिरण से आप तो सेफ्टी इक्विपमेंट सारे पहने हुए हैं, लेकिन दूसरे लोग इससे प्रभावित ना हो, तो चारों तरफ से इसको घेर, 3 तरफ से घेर देते हैं ताकि दूसरे लोग इसकी स्पार्क से, विकिरण से परेशान ना हो, उनको दिक्कत ना हो। और इस कंडीशन में जो सुरक्षा सावधानियां हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं और कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया है, तो उसको खुद ही ठीक ना करना शुरू कर दें। जैसे आप तो वेल्डर है ना, आपको इलेक्ट्रिकल की उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन की मदद लीजिए, जो उसका प्रोफेशनल आदमी, जिस काम के लिए उसे ट्रेनिंग ले रखी है। और इस जो इलेक्ट्रोड होता है, जैसे इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इतना लंबा इलेक्ट्रोड होता है ना, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो लंबा सा होता है अगरबत्ती की तरह, और ये कैसे होता है, तो जब ये पूरा नीचे तक जल जाता है तो इतना हिस्सा क्या होता है, आदमी फेंक देता है, ये वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा। तो नीचे का हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है, ये आदमी इधर उधर फेंक देता है, जो गर्म होता है। तो इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसके लिए एक जगह, कंटेनर, लोहे का कंटेनर हो, उसमें उसे डाल देना चाहिए। आर्क वेल्डिंग के धुएं और धुएं को हटाने के लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। जैसे ये देखिए फिगर नंबर 4 में, जैसे यहाँ वेल्डिंग अगर हो रही है तो धुआं निकलेगा, तो जो धुआं होता है बहुत हानिकारक होता है, तो उस धुएं को खींच कर, सक करके कोई चीज बाहर जाके निकाल दे। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें लगाना चाहिए जैसे एग्जॉस्ट करने का, धुआं अगर पैदा भी हो तो ऊपर की तरफ चल के सीधे बाहर निकल जाए, ये इधर उधर पूरी जगह पर फैले ना। गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के बाद, गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बाद सुरक्षा सावधानियां, रेगुलेटरों से दबाव हटाने के लिए लाइनों को लाइनों से को ब्लीड करती है, होसेस को बड़े करीने से कायल करती है और उपकरणों को बदल देती है। इसका कहने का मतलब ये है कि गैस वेल्डिंग और जो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होती है, इन दोनों को आसपास नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, ताकि कोई एक्सचेंज ना हो, कोई दिक्कत ना हो कि उपकरण आपस में बदल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेल्डिंग, जैसे इलेक्ट्रोड वेल्डिंग आपने कर ली, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, तो उसके बाद बिजली के कनेक्शन को हमें काट देना चाहिए। इसके बाद चलते हैं स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा पे, कि स्वयं की सुरक्षा क्या है। तो स्वयं की सुरक्षा में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के, फिगर नंबर 1 में देखिए एप्रन है,
ये ग्लव्स हैं, कैप विथ स्लीव, ये देखिए स्लीव के साथ कैप है। उसके बाद ये आपका एडजस्टेबल हेलमेट है जो आगे मुंह पर फेस पर लगाया जाता है। लेदर ग्लव्स, ये जो हाथ में लेदर ग्लव्स पहन रखे हैं। उसके बाद लेग गार्ड, यहाँ पे देखिए ये हिस्सा, इसको बोलते हैं लेग गार्ड। जो चिंगारी होती है छटक के पैरों पे ना गिरे, इसलिए वहाँ पर लेग गार्ड लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते, लेकिन इस घुटने तक एटलीस्ट लिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सेफ्टी बूट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी बूट। देखिए अब सेफ्टी बूट दिखाया गया है कि नॉर्मल अगर जूते आप पहनते हैं तो नीचे से कील धस सकती है, आगे से चोट लग सकती है। तो क्या होता है, इसमें आगे के हिस्से में स्टील लगी होती है और हाई स्लिप ग्रिप बनी होती है और ऑयल और इलेक्ट्रिक शॉक रेजिस्टेंस लगा होता है इस पे नीचे की तरफ। तो ना नीचे से कील जाएगी, ना ऊपर से कोई लोहे का चोट लगेगी, और इधर से भी कोई। तो ये तीनों तरफ से, ये जो होता है ये तीनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है। थोड़ा वजनी होते हैं जूते, लेकिन बहुत ही सेफ होते हैं। इसके बाद ये देखिए अलग अलग प्रकार के हेलमेट सिर के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उसके लिए। आई प्रोटेक्शन ग्लास बने होते हैं। ये देखिए सेफ्टी गॉगल्स बनाए गए हैं जब आप गैस वेल्डिंग करते हैं उसके लिए। ये देखिए अलग अलग आर्क वेल्डिंग के लिए अलग अलग टाइप के ग्लास का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी चमक जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे अगर 100 एम्पियर तक की अगर वेल्डिंग हो रही है तो उसे 8 से 9, जो उसका होता है छाया संख्या, 8 से 9 होनी चाहिए। अगर एम्पियर आपका 100 से 300 है तो 10 से 11, और 300 से अबव है तो 12 से 14 के बीच की छाया संख्या। मतलब डार्कनेस जो होती है उसकी मोटाई और डार्कनेस वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसके बाद ये देखिए एग्जॉस्ट फैन। जैसे जब भी कोई वेल्डिंग का काम करता है तो बगल में एग्जॉस्ट फैन लगा के रखते हैं, ताकि जो भी धुआं निकलता है वो धुआं इसके अंदर चला जाए और इसके द्वारा बाहर निकल जाए। जहरीला धुआं होता है इस वजह से। गैस वेल्डिंग के सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे कि ये सिलेंडर वाली ट्रॉली हो गई, ये सहायक है उपकरण है। ये गॉगल्स हो गए, चश्मे हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एसिटिलीन सिलेंडर, ये दोनों सिलेंडर हो गए। ये सब क्या सहायक उपकरण है, इनके बिना हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का दबाव, मतलब जो उसका प्रेशर वाल्व होता है वो, ऑक्सीजन की गैस की नली जो पाइप होती है काले रंग की, और एसिटिलीन की नली मैरून कलर की। देखिए प्रेशर रेगुलेटर ये होता है। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि कितने प्रेशर पे आपको कोई चीज़, कितनी गैस निकालनी है, तो उसके लिए प्रेशर गेज लगे होते हैं। उस गेज के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना होता है। गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन गैस को मैरून रंग की नली हुई में बोतल में रखा जाता है। एसिटिलीन को 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच के दबाव के साथ भंडार किया जाता है। जो इसके अंदर प्रेशर होता है ना एसिटिलीन गैस का, वो 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है उस सिलेंडर के अंदर, जिस पे वो स्टोर किया जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो 120 केजी पर सेंटीमीटर का जो प्रेशर होता है उस पे स्टोर किया जाता है। और जो उसकी क्षमता होती है वो 7 मीटर क्यूब स्टोर करने की क्षमता होती है, जो उसके अंदर गैस स्टोर करने की क्षमता होती है। उसके बाद ये सारी देखिए सेटिंग दिखाई गई है कि किस किस प्रकार से जो नली होती है वो कार्य करती है। जैसे इसको आप ढीला करेंगे तो गैस जाने लगेगी, इसको टाइट करने लगेंगे तो गैस बंद हो जाएगी। तो वही दिखाया गया है इसके अंदर।
फिगर नंबर 7 में, कि टाइट करेंगे तो ये, जब इसको टाइट करेंगे नीचे की तरफ जाएगी तो गैस इधर से निकलने लगेगी, ऊपर करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका क्या है, फिगर नंबर 8, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग करते हैं रबर होज, क्या कहते हैं, होज पाइप, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो जो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या कहते हैं उसे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ब्लो पाइप, ब्लो पाइप इसे बोलते हैं, या गैस टॉर्च, टॉर्च ही तो बोलते हैं, यहाँ पे फ्लेम निकलती है यहाँ से। तो ब्लो पाइप में क्या होता है कि ये देखिए, ये आता है एग्जाम में कि ये क्या चीज़ होती है, इसके पार्ट्स के नाम बताएं। लास्ट टाइम ड्राइंग के पेपर में इसका चित्र बनाने के लिए आया था, लेकिन अब आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो टेंशन की बात नहीं है, बनाना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहला देखिए, 1 नंबर क्या दिया हुआ है, हैंडल। 1 नंबर ये है जिसको हाथ से यहाँ पर हम पकड़ते हैं, एक हाथ से। दूसरा एसिटिलीन इनलेट कनेक्शन, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एसिटिलीन गैस आती है और 3 नंबर में ऑक्सीजन गैस आती है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेटर बना हुआ है, एसिटिलीन को कंट्रोल करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए 4 नंबर का रेगुलेटर, ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए 5 नंबर का रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर मिक्सिंग चैम्बर, ये देखिए, जब दोनों गैसें यहाँ से आती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, मिक्स होती हैं दोनों गैसें एक साथ। फिर नेक पाइप विथ नोजल, फिर यहाँ पर आगे जाती हैं, यहाँ से गैस निकलती है और यहाँ पर बर्न होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गैस को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, ये टिप का जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है, 1 2 3 5 7 अलग अलग टाइप के टिप होते हैं। मिक्सिंग चैम्बर यहाँ वाला होता है। और ये देखिए, टिप को क्लीन करने के लिए एक पिन का हमेशा प्रयोग करते हैं। मतलब टिप जो है एकदम साफ सुथरी और एकदम क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि टिप से ही फ्लो जाता है नोजल के द्वारा। टिप का जो नोजल होता है यहीं से फ्लो निकलता है, तो फ्लो एकदम क्लियर निकले इसके लिए वो एकदम हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अब वेल्ड किए जाने वाले प्लेटों की मोटाई के अनुसार नोजल का आकार, जैसे जो हम जिस साइज का प्लेट अगर वेल्ड कर रहे हैं, एमएम की बात हो रही है, जैसे 8 एमएम का अगर कोई प्लेट वेल्ड करना है तो नोजल का जो आकार होगा वो 1 एमएम का होगा, जो उसका 1 होगा। इसी तरह 1.2 के लिए 2 होगा, 1.6 के लिए 3 होगा। तो जैसे जैसे इसका साइज मोटाई बढ़ती जाएगी उसका आकार बदलता जाएगा। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि अगर हमें 25 एमएम की मोटाई की शीट को काटना है तो नोजल के आकार की संख्या क्या होगी, या 19, इसी तरह इसमें से किसी के बारे में पूछे, या ऊपर 25 से करना है, 25 से ऊपर मोटाई की शीट के अगर हमें काटनी है तो किस प्रकार के नोजल की आवश्यकता होगी। तो नोजल ये होता है, इसी को बोलते हैं। तो नोजल का साइज इससे डिफाइन किया जाता है। आर्क वेल्डिंग करते समय क्या क्या हमें इस मशीन और एसेसरीज चाहिए, सहायक उपकरण कौन कौन से चाहिए, अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो आर्क वेल्डिंग होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए करंट चाहिए होता है। गैस वेल्डिंग गैस से चलती है, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि हाई एम्पियर और कम वोल्टेज का हमें करंट चाहिए होता है। हाई एम्पियर और कम वोल्टेज का जो बिजली का स्रोत चाहिए होता है। और वेल्डिंग मशीन में जैसे ये फिगर नंबर 1 देखिए, इसमें वेल्डिंग मशीन के बारे में लिखा है। देखिए, ये जो है ये आर्क वेल्डिंग मशीन है। ट्रांसफार्मर एक तरीके का होता है। उसके बाद क्या होता है, इससे 2 वायर निकलते हैं, वेल्डिंग केबल। एक तो वेल्डिंग केबल जो होता है, हम जिस धातु को वेल्ड करना होता है उससे जाकर चिपका देते हैं। और दूसरा जो केबल होता है वो इलेक्ट्रोड, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, जिसको हाथ में पकड़ के वेल्डिंग करते हैं।
तो ये क्या होता है, पूरा परिपथ जब इसको टच करता है तो ये पूरा जो सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर चिंगारी निकलती है और वेल्डिंग प्रक्रिया होने लगती है। यही प्रक्रिया है वेल्डिंग की। एसी या डीसी आपूर्ति, जो ये वेल्डिंग मशीन है ये एसी या डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट आपूर्ति प्रदान करती है। आर्क वेल्डिंग के लिए उपयुक्त मेन सप्लाई एसी को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और हैवी करंट में बदले। आर्क वेल्डिंग के लिए क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और हैवी करंट में बदला जाता है। मतलब करंट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज डाउन चाहिए होता है। आर्क वेल्डिंग के दौरान करंट की आवश्यक आपूर्ति को नियंत्रित और समायोजित करें। आर्क वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, करंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। करंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना तेजी से आर्क बनेगा, तो इसलिए करंट को क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा आर्क से करंट से चिपकने लगता है, जो इलेक्ट्रोड है वो जॉब से चिपकने लगता है। तो एक समायोजन ऐसा होता है कि वो चिपके भी ना और वेल्डिंग भी प्रॉपर तरीके से हो। तो एक ऐसा आवश्यक नियंत्रण होता है जिसपे हमें सेट करके ऑक्सीजन जो उसका करंट होता है हमें आर्क वेल्डिंग करनी होती है। मूल रूप से क्या होता है, एसी करंट फिर डीसी करंट, अलग अलग दो टाइप के, डायरेक्ट अल्टरनेटिव और डायरेक्ट, दो टाइप के करंट होते हैं। इन्हें आगे वर्गीकृत किया जाता है। डीसी मशीनें, मोटर जनरेटर सेट, जैसे ये देखिए, ये आउटपुट एसी है विदाउट पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी प्लस हो सकता है, मतलब एक फेज होता है, एक अर्थ होता है। और डीसी में जानते हैं, डीसी मतलब क्या होता है, बैटरी वाली जो करंट होती है। डीसी में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो एसी डीसी में यही फर्क है। एसी में क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे आपके घरों में जो सप्लाई होती है उसमें क्या होता है कि आप प्लग जो है या तो ऐसे लगा दो या उसको उलट के ऐसे लगा दो, मतलब किसी भी तरफ से लगाएंगे आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होगा ही होगा, लेकिन या कोई उपकरण काम करेगा ही करेगा। लेकिन जब बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह बना होता है, प्लस को अगर माइनस से लगा देंगे, माइनस को प्लस से, तो वो काम नहीं करेगा। उसको जब तक सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे वो कार्य नहीं करता है। एसी मशीनों में ट्रांसफार्मर लगा होता है। बाकी आपको तो मैंने वो परिपथ दिखाई दिया था। जैसे एसी सप्लाई फिगर नंबर 3 में देखिए, यहाँ एसी सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, इसके यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये इलेक्ट्रोड में जा रही है, और ये जो सप्लाई जा रही है अर्थिंग, ये जॉब में जा रही है। तो करंट फ्लो रिवर्स इट्स डायरेक्शन 50-60 साइकिल्स पर सेकेंड। जो इसमें करंट होता है जो फ्लो करता है वो रिवर्स में 50 से 60 साइकिल पर सेकेंड में काम करता है, जो करंट होता है। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है सप्लाई, तो 1 सेकेंड में 60 साइकिल्स कंप्लीट करता है। अब डीसी पावर में देखिए क्या होता है, डीसी में प्लस इधर से जा रहा है, करंट पूरा हो रहा है, इधर से वापस आ रहा है। करंट फ्लो वन डायरेक्शनल कंटिन्यूसली फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट जाने लगता है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से करंट बहता रहता है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एंड वेल्डिंग, अल्टरनेटिव करंट जो एसी वेल्डिंग होती है उसकी ट्रांसफार्मर, देखिए इस प्रकार का कुछ आप फिगर नंबर 1 में देखेंगे। जब वेल्ड शॉप में जाएंगे कुछ ऐसा जो होता है आपका ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें करंट रेगुलेटर फाइन और रेगुलेटर कोर्स लगा होता है। एसी वेल्डिंग आउटपुट, इसमें देखिए 2 तार लगे होते हैं, एक अर्थिंग एक फेज, और यहाँ से मेन सप्लाई यहाँ पर लगी रहती है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, ये ट्रांसफार्मर है एक, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहाँ से क्या होता है कि हम एक जॉब है उसको अर्थिंग दे देते हैं, यहाँ जॉब रखा हुआ है, और यहाँ से जो करंट जाता है जॉब में टच करा देते हैं, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग रेगुलेटर के माध्यम से इलेक्ट्रोड को, रेगुलेटर क्या करता है, करंट को कम ज़्यादा करने के लिए काम आता है, तो इलेक्ट्रोड को बिजली देते हैं।
जब इलेक्ट्रोड इसको टच करता है तो परिपथ कंप्लीट हो जाता है और चिंगारी निकलने लगती है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो मुख्य मेन वोल्टेज को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को कम करना। मतलब हमें क्या होता है, करंट हाई चाहिए आर्क वेल्डिंग के लिए, जो करंट है, करंट हमेशा हाई होना चाहिए और वोल्टेज डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो 220 या तो 440 वोल्ट होता है। वेल्डिंग सप्लाई के लिए ओपन सर्किट के लिए 40 और 100 वोल्ट के बीच कर देते हैं। जो हमें क्या होता है, वेल्डिंग के लिए जनरली 40 से 100 वोल्टेज तक चाहिए होता है केवल। तो इसको कम करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, एसी करंट के क्या फायदे हैं? इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट मतलब प्रारंभिक खर्च, वो बहुत कम होता है। रख रखाव इसका बहुत कम होता है और चाप प्रहार से मुक्ति। इसके बाद नुकसान क्या क्या है? अलौह धातुओं, हल्के लेपित और विशेष इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे अलौह धातुओं के लिए या जिसपे कोटिंग लगी हुई है उस पर हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग नहीं कर सकते। विशेष सुरक्षा सावधानियों के बिना एसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। एसी करंट के लिए हमें विशेष सुरक्षा सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। अब देखिए मोटर जनरेटर, डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में आज जैसे आपको बताया था कि जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। इसका फायदा क्या है? इलेक्ट्रोड से बेहतर गर्मी, जो डीसी करंट होता है उससे जो वेल्डिंग होती है वो ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन होती है, क्योंकि उसमें करंट का जो फ्लो होता है हमेशा एक समान बना रहता है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान क्या है, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक है। इसका जो जनरेटर है बहुत महंगा होता है। रख रखाव भी लागत अधिक पड़ती है। निश्चित समय पर झटका मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगला क्या है, अब डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट में क्या होता है, कोई भी डीसी करंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। मतलब इसमें पोलैरिटी होती है। एक पोलैरिटी मतलब ध्रुवता, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो जो क्या होता है, करंट जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि आप फिगर नंबर 1 में देखिए, वेल्डिंग मशीन है, ये अर्थ केबल है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो करंट है ये पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रोड केबल के माध्यम से, जब हम इसको टच करते हैं। तो ये रिवर्स पोलैरिटी इसको बोलते हैं हम लोग, रिवर्स विपरीत ध्रुवता। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब होता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए, उल्टा होता है इसमें। जब होता है जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्स। जब हम इलेक्ट्रोड में जब जॉब पे रिवर्स पोलैरिटी कब होती है, जब जॉब पे, ये जो जॉब होता है इसको वेल्ड करना होता है, उस पर हम लोग पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। जनरली क्या होता है कि जो जॉब होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। लेकिन जब इसका उल्टा कर दें कि इलेक्ट्रोड पर हम प्लस कर दें और जॉब पर माइनस कर दें पोलैरिटी, तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, इसके बाद जब कोई इलेक्ट्रोड केबल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव, तो इसे नेगेटिव पोलैरिटी कहते हैं। बताया ना, जब इसको आप पॉजिटिव पे जोड़े हैं तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव पे जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा। जब इलेक्ट्रोड केबल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसे नेगेटिव पोलैरिटी कहा जाता है या स्ट्रेट पोलैरिटी कहा जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको हम लोग नेगेटिव से जोड़ेंगे और जो आपको पॉजिटिव रखेंगे तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव पोलैरिटी।
अब आपको ये पता है कि एसी करंट में कोई प्लस माइनस नहीं होता, कोई ध्रुवता नहीं होती है, एसी करंट में ये सब नहीं होता है। इसमें क्या होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, सीधी सीधी, इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी होती है। आपका प्लस माइनस वेल्डिंग जो मशीन होती है, इलेक्ट्रोड होता है, उस पर माइनस होता है और जॉब पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक हमने वेल्डिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। क्योंकि वेल्डिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। तो आज के लिए हमने उसके सारे उपकरणों के बारे में पढ़ लिया है कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग के बारे में सुरक्षा सावधान, क्या क्या सुरक्षा के जो टिप्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। गैस वेल्डिंग होगी तो हमें कैसे क्या सुरक्षा अपनानी है, आर्क वेल्डिंग होती है क्या सुरक्षा अपनानी है, किस किस प्रकार के जनरेटर होते हैं, पोलैरिटी के बारे में पढ़ा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वेल्डिंग को शुरू करने से पहले। अब हम वेल्डिंग कैसे करनी है उसके बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले इन नोट्स के द्वारा ज़रूर कीजिए। इन नोट्स से तैयारी करने के बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और कोई समस्या आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।